नमस्कार, मैं हूं दिव्या। डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 4 अगस्त, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ज्ञानवापी के सर्वे पर लगा रोक हटा। फिल्म सिटी के प्रोजेक्ट को धरातल पर लाने के लिए सीएम योगी ने दिए निर्देश। यूपी में बिजली महंगी होने को लेकर ऊर्जा मंत्री ने दिया यह बयान। इस दिन होगा अयोध्या में राम मंदिर का शुभारंभ। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने बुमराह को लेकर दिया बड़ा बयान। चलिए अब बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारतीय डाक में निकली बम्पर भर्ती। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर है। बता दें कि भारतीय डाक में ग्रामीण डाक सेवा के 30,041 पदों पर भर्ती निकली है। इच्छुक अभ्यर्थी इसके आधिकारिक वेबसाइट indiapost.gds.online.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इसकी अंतिम तारीख 23 अगस्त 2023 है। उम्मीदवार की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। वही शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। साथ ही उन्हें स्थानीय भाषा की समझ होनी जरूरी है। आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपए का भुगतान करना होगा। साथ ही महिला, ट्रांस महिला और सभी SC/ST उम्मीदवारों को शुल्क भुगतान से छूट प्रदान की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर भ्रमण कर सकते हैं। फिल्म सिटी के प्रोजेक्ट को धरातल पर लाने के लिए सीएम योगी ने दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी प्रोजेक्ट का सपना पूरा करने के लिए सीएम योगी कई तरह के प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक भी की, जहां उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि 6 महीने के अंदर फिल्म सिटी प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारे। उत्तर प्रदेश को बदलने में फिल्म सिटी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि नई चुनौतियों और नए परिदृश्य का आकलन करते हुए फिल्म सिटी का विकास सुनिश्चित किया जाए। फिल्म सिटी के आकार को पूर्ववत रखते हुए चरणबद्ध तरीके से विकसित करें। विश्व स्तरीय फिल्म सिटी बनने से प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों के कलाकारों को मौका मिलेगा। इससे वो अपने सपनों को प्रदेश में रहकर ही पूरा कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज हम बात करेंगे सोनभद्र जीवाश्म पार्क के बारे में। सोनभद्र जीवाश्म पार्क इसका आधिकारिक नाम है। हालांकि यह साल्तान जीवाश्म पार्क से भी प्रसिद्ध है। यह जीवाश्म पार्क सोनभद्र जिले में राज्य के राजमार्ग SH5A पर सालखान गांव के पास रॉबर्ट्सगंज से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मिली जानकारी के अनुसार लगभग 1400 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म होने का अनुमान लगाया गया है। इस पार्क में मौजूद जीवाश्म शैवाल और स्ट्रोमेटोलाइट्स जीवाश्म है। बता दें कि यह पार्क कैमूर रेंज में लगभग 25 हेक्टेयर क्षेत्र में कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य के निकट फैला हुआ है, जो कि राज्य वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में है। यहाँ मौजूद जीवाश्म को देखकर एक कनाडाई भूवैज्ञानिक AJ हॉफमैन ने यह तक कह दिया था कि उन्होंने आज तक पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसे सुंदर और स्पष्ट जीवाश्म नहीं देखे हैं। ज्ञानवापी के सर्वे पर लगा रोक हटा। ज्ञानवापी के सर्वे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगी रोक को हटा दिया है। अदालत ने अपने फैसले को सुनाते हुए कहा है कि न्याय के हित में यह जरूरी है कि वैज्ञानिक सर्वे करने दिया जाए। वहीं चीफ जस्टिस प्रियंकर दिवाकर की बेंच की तरफ से कहा गया है कि ASI का सर्वे कराने का वाराणसी जिला अदालत का आदेश एकदम सही है, उसमें कोई खामी नहीं है। साथ ही सर्वे से रोक को हटाते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि जिला अदालत का फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होता है और कभी भी सर्वे से शुरू किया जा सकता है। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में सप्लीमेंट्री एफिडेविट को मुस्लिम पक्ष की तरफ से दाखिल किया गया है। यह सप्लीमेंट्री एफिडेविट तब दाखिल हुआ जब ज्ञानवापी सर्वे विवाद पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से दाखिला हलफनामे में न्यायालय से अपील की गई कि वाराणसी जिला अदालत के सर्वे कराने के फैसले और हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया जाए, क्योंकि जनरल रूल सिविल के नियम 17 के मुताबिक ASI सर्वे के लिए होने वाला खर्च एडवांस में उस पक्ष की तरफ से जमा होना चाहिए था जो पक्ष सर्वे चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। मेरी माटी मेरा देश अभियान की तैयारी में जुटा अलीगढ़। PM मोदी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के शुरुआत की पहल की। इस अभियान को बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ अलीगढ़ में मनाया जा रहा है। बता दें कि इस अभियान के तहत जिले के हर गांव की मिट्टी से अमृत कलश मनाए जाएंगे। जिले भर में ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन 9 से 15 अगस्त तक किए जाएंगे। साथ ही पिछले साल की भांति इस वर्ष भी हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान को लेकर सीडीओ आकांक्षा राणा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि शासन स्तर से मेरी माटी मेरा देश अभियान को लेकर कार्यक्रम आ चुका है। सभी विभागों को अलग अलग जिम्मेदारी बांट दी गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। स्थानीय कलाकारों एवं राष्ट्रभक्ति पूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। स्कूल एवं माटी गीत का आयोजन किया जाएगा। इसी दिन अमृत कलश के लिए हर गाँव से मिट्टी का संग्रह होगा। अब विदेश से भी MBBS करने वाले छात्रों को इंटर्नशिप के दौरान मिलेगा भत्ता।
चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय की तरफ से एक आदेश जारी हुआ है, जहां कहा गया है कि विदेश से एमबीबीएस करने वाले छात्रों को इंटर्नशिप के दौरान अन्य एमबीबीएस छात्रों के ही तरह भत्ता दिया जाएगा। बता दें कि लखनऊ में लोहिया संस्थान में एमबीबीएस की कुल 200 सीटें हैं, वहीं केजीएमयू में इसकी 250 सीटें हैं। 4 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद ये एमबीबीएस के छात्रों को 1 साल की इंटर्नशिप करनी होती है। इस दौरान इन्हें भत्ता दिया जाता है, पर वहीं विदेश से एमबीबीएस करने वाले छात्र भारत में इंटर्नशिप कर सकते हैं। हालांकि अब तक उन्हें इंटर्नशिप भत्ता नहीं दिया जाता था, लेकिन अब ये छात्र भी इसके हकदार होंगे। बता दें कि इन छात्रों की मांग को देखते हुए ही चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय ने विदेश से भी एमबीबीएस करने वाले छात्रों को इंटर्नशिप के दौरान भत्ता देने का निर्णय लिया है। इसी वर्ष से यह व्यवस्था लागू हुई है। उत्तर प्रदेश पहचान में आज हम बात करेंगे निखिल सचान के बारे में। निखिल सचान एक भारतीय लेखक और स्तंभकार है। इनका जन्म आज यानी 4 अगस्त वर्ष 1986 में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में हुआ था। इन्होंने अब तक लघु कथा के 2 संग्रह प्रकाशित किए, जिनमें नमक स्वाद अनुसार और जिंदगी आइस पाइस शामिल है। इन्होंने एक उपन्यास यूपी 65 भी लिखे, जो कि बेस्ट सेलर में शामिल है। इन सब के अलावा इन्होंने द ललन टॉप और फर्स्ट पोस्ट के ई पत्रिकाओं में भी अपना योगदान दिया है। यूपी में बिजली महंगी होने को लेकर ऊर्जा मंत्री ने दिया यह बयान। इन दिनों राज्य में बिजली महंगी होने की खबर सामने आ रही थी। हालांकि इससे लेकर अब उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार उपभोक्ताओं के हित में प्रदेश में बिजली के दाम नहीं बढ़ाने जा रही है। उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बनाने की कोई मंशा नहीं है। राज्य सरकार उपभोक्ताओं को दी जा रही बिजली सप्लाई के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति के लिए प्रयास कर रही है। उपभोक्ताओं से भी अनुरोध किया जा रहा है कि वे समय पर अपना बिजली बिल जमा करें। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए और सभी को 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति देने के लिए 100% राजस्व जुटाना आवश्यक है। साथ ही बिजली चोरी में पूर्ण रोक लगे, उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित समाधान है। अलीगढ़ में पहली टाउनशिप का रामायण के संवाद और स्थलों के नाम से होगा विकास। अलीगढ़ में यूपी की पहली टाउनशिप रामायण के संवाद व स्थलों के नाम पर विकसित की जाएंगी। ग्रेटर अलीगढ़ के नाम से अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की तरफ से खैर बसाई जाने वाली टाउनशिप में राम सेतु, सीता कुंड, जनकपुरी से लेकर अशोक वाटिका सहित कई नाम से जोन और अन्य क्षेत्र होंगे। शासन स्तर से टाउनशिप के प्रस्ताव पर मुहर भी लग चुकी है। साथ ही सीएम ने इस प्रस्ताव पर 150 करोड़ के बजट की मंजूरी दे दी है। बता दें कि यह पूरी टाउनशिप पूरे 300 हेक्टेयर में होगी। गौरतलब है कि एडीए द्वारा खैर रोड पर जिले की पहली हाईटेक टाउनशिप का विकास हो रहा है। अब इस स्टेशन पर भी होगा त्रिवेणी एक्सप्रेस का ठहराव। हर वर्ग के लोगों के लिए रेलवे से यात्रा सबसे अधिक सुविधाजनक होता है। देश के हर कोने में रेलवे का नेटवर्क फैला हुआ है। रेलवे की पहुंच हर जगह हो सके, इसके लिए लगातार स्टेशनों का विकास और ट्रेन स्टॉपेज की सुविधा बढ़ाई जा रही है। अब इसी कड़ी में 7 अगस्त 2023 से रेल प्रशासन ने सिंगरौली और टनकपुर के मध्य चलने वाली गाड़ी संख्या 150774 सिंगरौली टनकपुर सिंगरौली त्रिवेणी एक्सप्रेस का मुरादाबाद मंडल के बिरपुर स्टेशन पर ठहराव करने का निर्णय लिया है। यदि इस स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव होता है तो स्थानीय लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। इस दिन होगा अयोध्या में राम मंदिर का शुभारंभ। एक लंबे समय से राम भक्त अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का इंतजार कर रहे थे, जो अब जल्द ही साकार होने वाला है। इसी कड़ी में श्री राम मंदिर के शुभारंभ के लिए मुहूर्त भी निकल चुका है। बता दें कि मंदिर के शुभारंभ के लिए जनवरी में 3 तारीख निकाली गई है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद गिरी ने हरिद्वार के कनकन में शंकराचार्य स्वामी राजेश्वरम से मुलाकात के दौरान दी। उन्होंने बताया कि जनवरी 2024 के तीसरे सप्ताह में राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा। 21 से 23 जनवरी के बीच ज्योतिषाचार्य के अनुसार राम मंदिर उद्घाटन की तिथि तय होगी। इन मुहूर्तों की तिथियां पीएम मोदी को भेजी जा चुकी है। पीएम मोदी स्वयं इस तारीख का चयन करेंगे ताकि वे उद्घाटन के समय अपने उपस्थिति को सुनिश्चित कर सकें। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। राज्य के अनेक स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। राज्य के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, आकाशीय चमक के साथ तेज वर्षा होने की बहुत संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज झोंकेदार हवा चलने की बहुत संभावना है। इसके साथ ही यदि तापमान की बात करें तो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम होने की संभावना है। यूपी में समग्र विकास के प्रयासों की विश्व बैंक की टीम ने की सराहना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व बैंक की टीम ने मिलकर यूपी में समग्र विकास के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से बदल रहा है। अवस्थापना, विकास, औद्योगिकीकरण, कूड़ा निस्तारण, गरीबी उन्मूलन, नियोजित शहरीकरण, पर्यावरण संरक्षण आदि के क्षेत्र में पिछले 6 वर्षों में काफी प्रगति हुई है। आज उत्तर प्रदेश जिस तरह से सेक्टर वार जरूरतों के मुताबिक कार्य योजना तैयार कर काम कर रहा है, उससे प्रदेश में व्यापक बदलाव निश्चित आएगा। साथ ही प्रदेश की संभावना के अनुरूप समग्र विकास के लिए विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक परमेश्वरम अय्यर के नेतृत्व में आए दल ने सीएम योगी से विशेष भेंट के दौरान पारस्परिक सहयोग व भावी कार्य योजना पर चर्चा की।
सांसद रवि किशन ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर की यह मांग। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से सांसद रवि किशन ने मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान सांसद रवि किशन ने गोरखपुर से सीधी उड़ानों की संख्या बढ़ाने की मांग की, जिनमें फिर से आरसीएम इंडिगो का संचालन गोरखपुर से पुणे, इंदौर, जयपुर और गोवा के लिए सीधी उड़ानों के साथ ही गोरखपुर से प्रयागराज के बीच उड़ान शामिल है। रवि किशन ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बताया कि गोरखपुर स्थित हवाई अड्डा यूपी ही नहीं बल्कि नेपाल व बिहार के यात्रियों को भी सुविधा उपलब्ध करवाता है। यहाँ यात्रियों की अच्छी खासी संख्या रहती है। साथ ही उन्होंने बताया कि विगत वर्षों में कुछ यात्री भी बढ़े हैं। काम की बात में आज हम जानेंगे कि कैसे नाबालिग को अपनी गाड़ी देना पड़ सकता है भारी। आजकल कई किशोरों को देखा गया है कि नाबालिग होने के बावजूद भी वो गाड़ी चलाने की जिद करते हैं। कई गार्जियन तो ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों की इस तरह की जिद को पूरी कर देते हैं। कानून की परवाह तो दूर, इन अभिभावकों को इन बच्चों के ऊपर किसी प्रकार की जोखिम की भी चिंता नहीं होती है। हालांकि हम आपको बता दें कि यदि कोई नाबालिग राइडर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो अभिभावक या गाड़ी मालिक को सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। कई बार तो इस तरह के मामले सामने आने पर उस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन को भी रद्द कर दिया जाता है, साथ ही जुर्माना भरने की नौबत भी आ सकती है। सीएम योगी के बयान के बाद भाजपा के इन मुद्दों से सपा ने किया खुद को किनारा। अभी हाल ही में सीएम योगी ने ज्ञानवापी मामले को लेकर एक बयान दिया था। सीएम योगी के इस बयान का कई आरएसएस नेता और बीजेपी नेताओं ने अपना समर्थन दिया। इन बयानों को देखकर ऐसा माना जा रहा है कि एक बार फिर से बीजेपी धर्म को ही एजेंडा बनाकर आगामी चुनाव की रणनीति बनाने की तैयारी में। हालांकि बीजेपी के इस धार्मिक एजेंडे को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने अपने पार्टी में मौजूद नेताओं को सत्ता पक्ष के चक्रव्यूह में फंसने से बचने के लिए इन मुद्दों से किनारा करने की सलाह दी है। यूपी के इस जगह पर भारतीय वायुसेना मनाएगी अपनी 91वीं वर्षगांठ। 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना अपनी 91वीं वर्षगांठ मनाने वाली है। हर वर्ष देश के कई हिस्सों में वायुसेना दिवस का समारोह मनाया गया। अब देश के हर हिस्सों में इस आयोजन की मेजबानी की परंपरा को ध्यान में रखते हुए यह आयोजन इस बार उत्तर प्रदेश का प्रयागराज में आयोजित होगा, जहाँ वायुसेना दिवस परेड और वायु प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। पहली बार ऐसा होगा कि जब संगम में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों के हैरत अंगेज करतब देखे जाएंगे। बता दें कि इन आयोजन के प्रयागराज में होने की घोषणा स्वयं भारतीय वायुसेना ने औपचारिक तौर पर की है। साथ ही भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने दिल्ली से इसकी पुष्टि भी कर दी है। उत्तर प्रदेश के ये जिले बाढ़ से हो रहे परेशान। लगातार हो रही इस वर्षा ने सबका हाल बेहाल कर दिया है। अब इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के 12 जिलों के 426 गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। राहत आयुक्त कार्यालय से एक रिपोर्ट सामने आई है, जहां पता चला है कि इस वक्त प्रदेश के 12 जिले, जिनमें अलीगढ़, बिजनौर, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शाहजहांपुर और शामली के 426 गाँव बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ के कारण हजारों लोगों के जीवन पर असर पड़ा है। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के उड्डयन क्षेत्र को लेकर कही ये बात। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के उड्डयन क्षेत्र को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने बताया कि राज्य देश में समृद्ध होते उड्डयन क्षेत्र की नई पहचान बनकर उभरा है। बता दें कि राज्य में नागरिक उड्डयन क्षेत्र का और विस्तार करने के लिए सीएम योगी ने अधिकारियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या में वृद्धि करने और नागरिकों को सुविधाओं में विस्तार सुनिश्चित करने की निर्देश दिए हैं। मालूम हो कि अभी 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे संचालित हो रहे हैं। एक बयान में सीएम योगी ने निर्देश दिए थे कि कुंभ से पूर्व प्रयागराज हवाई अड्डे की क्षमता एवं नागरिक सुविधाओं में विस्तार किया जाए। आज है विभुवन चतुर्थी का व्रत। अधिमास का पावन महीना चल रहा है और आज अधिमास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जिसे लोग विभुवन चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। यह दिन भगवान गणेश के नाम से होता है। आज भगवान गणेश की पूजा के साथ ही व्रत का विधान भी है। काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित संजय उपाध्याय ने कहा है कि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद भगवान गणेश का ध्यान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दौरान भगवान गणेश की विधिवत पूजा अर्चना भी की जानी चाहिए। पूजा के दौरान भगवान गणेश को दूर्वा घास जरूर चढ़ाना चाहिए। प्रयागराज के एयरपोर्ट का हो रहा विस्तार, जल्द शुरू होगी हेलीकॉप्टर सुविधा। उत्तर प्रदेश में जोरों शोरों से प्रयागराज एयरपोर्ट के विस्तार का काम चल रहा है, क्योंकि जल्द ही इस एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर की सुविधा शुरू होने वाली है। दरअसल इसकी शुरुआत के पीछे का मकसद यह है कि संगम नगरी के पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देना, साथ ही यात्रियों की सुविधा को बढ़ाने के लिए एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर की सेवा को शुरू करना। साथ ही सीएम ने यह आदेश दिए कि सूबे के सभी एयरपोर्ट एक दूसरे से जोड़े जाएं और अधिक से अधिक सुविधा को विकसित की जाए। भारत में सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में आई वृद्धि। जुलाई में 13 साल के उच्च स्तर पर भारत में सेवा क्षेत्र की वृद्धि पहुंच चुकी है। एक मासिक सर्वेक्षण के अनुसार यह जानकारी दी गई है कि मांग में उल्लेखनीय सुधार और अंतर्राष्ट्रीय बिक्री बढ़ने से जुलाई में सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में तेजी आई है। मौसमी रूप से समायोजित S&P ग्लोबल भारत सेवा PMI कारोबारी गतिविधि सूचकांक जून के 58.5 से बढ़कर जुलाई में 62.3 पर आ गया है। इससे पता चलता है कि उत्पादन में जून 2010 के बाद सबसे तेज वृद्धि हुई है।
पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने बुमराह को लेकर दिया बड़ा बयान। वनडे विश्व कप 2023 की मेजबानी का मौका इस बार भारत को मिला है। 5 अक्टूबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में इस टूर्नामेंट में मैच का आयोजन किया जाना है। टीम इंडिया अपना पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ 8 अक्टूबर को खेलेगी। अब इस मैच को लेकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त भारत को प्रमुख खिलाड़ियों की कमी खल रही है। हमें केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत की कमी महसूस हो रही है। जसप्रीत बुमराह भारत की जान है। अगर वह वापसी नहीं करते हैं तो भारत को मैच जीतने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे पास अभी भी बुमराह का बैकअप नहीं है। अगर बुमराह नहीं खेलते हैं तो हम विश्व कप हार सकते हैं। कई कारणों से भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। वर्ष 2008 में भारतीय सरकार ने भारत की जहाज रानी निगम को आज के दिन नवरत्न का दर्जा दिया था। आज के दिन ही वर्ष 1929 में किशोर कुमार का जन्म हुआ था। किशोर कुमार एक भारतीय अभिनेता और प्रसिद्ध गायक थे। वर्ष 1915 में साजिदा खान, जो कि एक संगीत टेक्नीशियन थे, उनका जन्म हुआ था। वर्ष 1944 में दिलीप प्रभावलकर, जो एक भारतीय अभिनेता थे, उनका जन्म हुआ था। आज के दिन ही बालवीर की मशहूर बाल कलाकार अनुष्का सेन का वर्ष 2002 में जन्म हुआ था। टेक ज्ञान में आज हम बात करेंगे कैसे फोन में स्लो इंटरनेट की परेशानी को करे दूर। आज के दिन हर किसी के लिए इंटरनेट काफी महत्वपूर्ण हो गया है। लोग इंटरनेट पर अब इतने ज्यादा निर्भर हो चुके हैं कि यदि इंटरनेट ना मिले तो मानो एक पल के लिए दुनिया ही रुक जाए। कई बार तो हमारे फोन में डेटा तो होता है, पर उसकी स्पीड कम होने के कारण झुंझलाहट भी होती है। अगर आपके फोन का भी नेट स्पीड स्लो है तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे कुछ टिप्स की मदद से आप अपने स्लो नेट को स्पीड कर सकते हैं। अगर आपका नेट स्लो चल रहा है तो सबसे पहले आप अपने एंड्रॉइड में वेब ब्राउजर को बदलें। फिर फोन के सेटिंग्स में जाकर कैश फाइल्स को क्लीन कर लें। कई बार फोन में ऑटो अपडेट ऑन रहते हैं। यदि आप वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका ऑन रहना ठीक है, लेकिन यदि आप अपने फोन के डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस ऑटो अपडेट को ऑफ कर दें। कई बार इस्तेमाल किए हुए कई ऐप्स बैकग्राउंड में खुले रहते हैं, तो यदि इन ऐप्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो इसे हटाना ना भूलें। ऐसे कुछ छोटे छोटे टिप्स की मदद से आप अपने फोन के इंटरनेट की स्पीड को तेज कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।